तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 6 और 7 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था आरबीआई ऑर्डर्स विच बैंक टू हॉल्ट इट्स डिजिटल लॉन्चेस। आरबीआई ने किस बैंक को अपने डिजिटल लॉन्च को रोकने का आदेश दिया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए थे वो थे कैनरा बैंक, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पर आरबीआई की बात हुई है और एचडीएफसी बैंक की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने हाल ही में जो डिजिटल लॉन्च है उसे रोकने का आदेश दिया है एचडीएफसी बैंक को। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो एक्ट था, जिस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी वो कौन सी थी? तो वो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके बाद में इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1949 यानी कि 1949 में। उसके बाद में इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ। और अभी वर्तमान में जो 25वें गवर्नर है वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। तो आरबीआई के बारे में हमें इतनी जानकारी पता होना जरूरी है। उसके बाद में ये है एचडीएफसी बैंक, जिस पर हाल ही में आदेश दिया गया है कि डिजिटल लॉन्च को रोकने का। उसके बाद में अब एचडीएफसी बैंक की बात हुई है, तो एचडीएफसी बैंक का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? वो हुआ था अगस्त 1994 में। इसके फाउंडर कौन है? तो वो है हसमुख भाई पारेख। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है दीपक पारेख। उसके बाद में इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो वो है शशिधर जगदीशन, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एचडीएफसी बैंक है उसकी टैगलाइन क्या है? तो वो है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। 8 दिसंबर के करंट अफेयर में आज का जो पहला सवाल है वो है हु इज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हु रिसेंटली पास्ड अवे। हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन है जिनका निधन हुआ है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है करमवीर सिंह, हरदीप सिंह पुरी, राजीव चौधरी और नरिंदर सिंह कपानी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नरिंदर सिंह कपानी। अब इनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही मैं फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर करमवीर सिंह दिख रहा है। तो ये कौन है? तो हाल ही में 4 दिसंबर को जो है वो नेवी डे मनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। करमवीर सिंह जो है वो भारत के नेवी चीफ यानी कि नौसेना प्रमुख है। कौन से क्रमांक के है? तो वो भारत के 24वें क्रमांक के नौसेना प्रमुख है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें हरदीप सिंह पुरी दिख रहा है। तो ये कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है वो भारत के उड्डयन मंत्री है। उसके बाद में हमें यहाँ पर राजीव चौधरी भी दिख रहा है। तो राजीव चौधरी कौन है? तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस 3 ऑप्शन से मिलती है। चलिए अब देखते हैं नरिंदर सिंह कपानी और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। यह नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए थे और अमेरिका में उन्हें फिजिक्स का अध्ययन किया था और उसके बाद में उन्हें वन ऑफ द 7 अनसंग वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अब इन्होंने किया क्या था? तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो इमेज होती है उसे ट्रांसमिट किया था थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और ये उन्होंने कब किया था? 1954 में। इस वजह से ही उन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद में उन्होंने कैप्ट्रॉन इन कॉर्पोरेशन की भी स्थापना करी थी, जो कि एक कंपनी है जो उनके द्वारा स्थापित करी गई थी। उसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो है आरटीजीएस सिस्टम टू बी अवेलेबल ऑन 24/7 बेसिस फ्रॉम 14 दिसंबर 2020 इन आरटीजीएस जी स्टैंड्स फॉर। 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस प्रणाली 24/7 के आधार पर उपलब्ध होगी। आरटीजीएस में जी का क्या मतलब होता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ग्रेजुअल, क्रॉस, गवर्नमेंट और गिविंग। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ग्रॉस। अब यहाँ पर आरटीजीएस की बात हुई तो चलिए देखते हैं आरटीजीएस यानी क्या होता है। तो आरटीजीएस यानी होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि हम जब फंड ट्रांसफर करते हैं तो हम एनईएफटी से करते हैं या फिर आरटीजीएस से करते हैं। तो आरटीजीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो आरटीजीएस है उसका जो टाइमिंग था पहले वो था 7 AM से 6 PM, यानी कि सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ही हम आरटीजीएस कर पाते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है कि ये 14 दिसंबर 2020 से हम 24/7 यानी 24 घंटे हम
आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर कर पाएंगी। उसके बाद में अब यहाँ पर ये किया किसने है, तो ये किया है आरबीआई ने। तो आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट के तहत हुआ था, तो वो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 34। उसके बाद में इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो कौन से क्रमांक के है, तो वो 25वें क्रमांक के है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है आधार पूनावाला नेम एज वन ऑफ 6 एशियंस ऑफ द ईयर, ही इज द फाउंडर ऑफ। आधार पूनावाला को 6 में से एक आशियाई के रूप में नामित किया गया है, वह किसके संस्थापक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एचडीएफसी बैंक, सीरम इंस्टीट्यूट, ड्रीम 11 या फिर फोन पे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सीरम इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो कहाँ पर बन रही है, तो वो बन रही है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। अब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात हुई तो इसके बारे में तो मैंने आपको अभी ही बताया। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखिए कि इसकी टैगलाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड, और इसके जो सीईओ है वो कौन है, शशिधर जगदीशन। उसके बाद में ड्रीम 11 की बात हुई है, फोन पे की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं इन ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सीरम इंस्टीट्यूट से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो ये है आधार पूनावाला। आधार पूनावाला जो है वो फाउंडर है किसके, सीरम इंस्टीट्यूट के, जो कहाँ पर स्थित है, तो वो है पुणे में स्थित। अब इन्हें जो एशियंस ऑफ द ईयर होते हैं, यानी कि 2020 में जो एशियंस ऑफ द ईयर होते हैं टॉप 6 लोग, उसमें उन्हें नामित किया गया। अब इन्हें नामित क्यों किया गया, जो वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं उनके जो ट्रायल्स है उसके लिए इन्होंने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए आधार पूनावाला को जो है वो एशियन ऑफ द ईयर में जो टॉप 6 लोग हैं उसमें से एक नाम में चुना गया है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें ड्रीम 11 भी दिखा था, तो चलिए देखते हैं ड्रीम 11 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है ड्रीम 11। ड्रीम 11 इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ है, जो कि दुबई में हुआ था, जो कि मुंबई इंडियंस जीती है। और कौन से बार जीती है, तो 5वीं बार जीती है। तो मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले कब जीता था, तो वो जीता था 2013 में। उसके बाद में अब यहाँ पर ड्रीम 11 की बात हुई है, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है भवित सेठ और हर्ष जैन। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप थी वो ड्रीम 11 ने जीती थी। अब वो कितने पैसों में जीती थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनअकैडमी, टाटा, जियो सभी ने इसमें पैसे लगाए थे, बिडिंग की थी। लेकिन जो ड्रीम 11 है उन्होंने 222 करोड़ रुपए दिए थे आईपीएल के स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 11 से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो जो अगला सवाल है वो है विच नेशन बिकम्स सेकंड नेशन टू प्लांट फ्लैग ऑन द मून। कौन सा राष्ट्र चांद पर ध्वज लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, ब्राज़ील, चीन और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चीन। अब यहाँ पर चीन की बात हुई है, उसके बाद में चीन जो है वो दूसरा राष्ट्र बना है चांद पर ध्वज लगाने वाला। तो पहला देश कौन सा बना था वो भी हम देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला देश कौन सा है और चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है चाइना का फ्लैग, जो कि मून पर स्थापित किया गया है चाइना द्वारा। उसके बाद में अब चाइना जो है वो 2 नंबर की कंट्री बनी है ऐसा करने वाली। तो पहली कौन सी कंट्री थी, तो पहली थी यूएसए, जिन्होंने जो उनका अपोलो मिशन था जो 1969 में गया था, उसके द्वारा उन्होंने ये कार्य किया था। उसके बाद में अब चाइना की बात हुई है, तो चाइना ने ये कैसे अचीव किया है। तो चाइना का जो यान है वो है चैंग E5 यान, जो कि वहाँ पर गया है और उसने इस फ्लैग को स्थापित किया है। उसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये गया क्यों है। तो ये गया है वहाँ से सॉइल, यानी कि जो मिट्टी होती है या फिर जो रॉक होते हैं उनके सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये यान वहाँ पर गया है। अगर चाइना का ये यान पुनः चाइना में वापस आ जाता है तो चाइना जो है वो 3 नंबर की कंट्री बन जाएंगी, जिसके पास सॉइल और रॉक के जो सैंपल्स हैं मून के वो आ जाएंगे। इसके पहले ये किसने किया है, तो इसके पहले यूएसए और सोवियत संघ ने ये काम किया है, जिनके पास सॉइल और रॉक के सैंपल है मून के। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच फेमस मराठी सीरियल्स वेटरन एक्टर रवि पटवर्धन पासेस अवे। किस प्रसिद्ध मराठी सीरियल के दिग्गज अभिनेता रवि पटवर्धन का निधन हुआ है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अगबाई सासूबाई, हिरकणी, माझ्या नवऱ्याची बायको और चला हवा येऊ द्या। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अगबाई सासूबाई। अब यहाँ पर रवि पटवर्धन जी की बात हुई तो चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है रवि पटवर्धन, जो कि एक मराठी एंटरटेनमेंट एक्टर है, जिन्होंने जो सीरियल में काम किया है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस उनका सीरियल था वो कौन सा था, तो वो था अगबाई सासूबाई। उसके बाद में इन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जैसा कि तेजाब, झांझर। जो अगला सवाल है वो है विच कंट्रीज ऑलराउंडर कोरी एंडरसन रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। किस देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायर हो गए। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात हुई है तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है वेलिंगटन। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ पर कोरी एंडरसन की बात हुई है तो चलिए देखते हैं कोरी एंडरसन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है कोरी एंडरसन जो कि न्यूजीलैंड के काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर थे। अब यहाँ पर कोरी एंडरसन की बात हुई तो इनका एक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि इन्होंने 36 बॉल में सेंचुरी बनाई थी जो कि फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी थी, जो कि उन्होंने 2014 में ये कारनामा किया था। और किसके खिलाफ किया था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया था। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था ये किसके नाम पर था, तो वो था शाहिद अफरीदी के नाम पर, जिन्होंने 37 बॉल में किया था। लेकिन 2014 के बाद में जो एबीडी है, जिन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता है, उन्होंने जनवरी 2015 में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एबी डिविलियर्स ने 31 बॉलों पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी ओडीआईज में, जो कि अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है बांग्लादेश साइंस मेडन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। बांग्लादेश ने पहले अधिमान्य व्यापार यानी कि पीटीए समझौते पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किए। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान, भूटान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भूटान। अब यहाँ पर भूटान की बात हुई है और यहाँ पर बांग्लादेश की बात हुई है, तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान की बात हुई है। तो पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था, तो पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद में पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वह है इस्लामाबाद। उसके बाद में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, तो वह है इमरान खान। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वह है आरिफ अलवी। उसके बाद में अब यहाँ पर भूटान की बात हुई है और बांग्लादेश की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, वहाँ की जो करेंसी है वो है टका और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, शेख हसीना। उसके बाद में भूटान की बात हुई है तो भूटान की कैपिटल क्या है, तो वह है थिम्पू। वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो वह है भूटानीज न्यूगल ट्रम। और वहाँ के जो पीएम है वो कौन है, तो वह है लोटे टी शेरिंग। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। अब ये जो पीटीए हुआ है यानी कि जो ये समझौता हुआ है, इसमें हुआ क्या है, तो जो 100 बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स होंगे वो भूटान में बिक सकेंगे विदाउट एनी टैक्सेस, और जो 34 आइटम है भूटान के वो बांग्लादेश में बिक सकेंगे विदाउट एनी टैक्सेस। तो ये जो है ये समझौता हुआ है जो कि बांग्लादेश ने पहली बार किसी कंट्री के साथ किया है, यानी कि भूटान के साथ किया है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 7 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 7 दिसंबर। अब यहाँ पर 1 दिसंबर की बात हुई है तो 1 दिसंबर को कौन सा डे होता है, तो वो होता है एड्स डे। एड्स डे का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में ये होता क्यों है, तो ये होता है एचआईवी वायरस से। अब एचआईवी की बात हुई है तो एचआईवी यानी क्या होता है, तो एचआईवी यानी होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद में इस साल इसकी थीम क्या थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर साल। तो इस साल इसकी थीम क्या थी, तो वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में अब 4 दिसंबर दिख रहा है, तो 4 दिसंबर को क्या हुआ था, तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया था। तो नेवी प्रमुख कौन है, यानी कि नौसेना प्रमुख कौन है, तो वो है करमवीर सिंह। कौन से क्रमांक के है, तो वो है 24वें क्रमांक के। उसके बाद में नौसेना की स्थापना कब हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पता नहीं होता है। तो नौसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को एक और बात हुई थी, वो क्या हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो पारित हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब यहाँ पर सिविल एविएशन डे की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है सिविल एविएशन डे जिसका इंटरनेशनल डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल इसकी थीम क्या थी, और ये जो थीम है ये 2023 तक यही थीम रहने वाली है हर साल। तो इसकी जो थीम थी वो थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। उसके बाद में यहाँ पर ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। उसके बाद में इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है सैल्वेटोर सेचिटिनो। उसके बाद में इसका फाउंडेशन यानी कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 7 दिसंबर 1944 को। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है वेटरन एक्टर मनु मुखर्जी पासेस अवे, ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट। दिग्गज अभिनेता मनु मुखर्जी का निधन हुआ है, वह किस राज्य से थे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, पश्चिम
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वहाँ के जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, जगदीप धनखड़। अब पश्चिम बंगाल के बारे में एक जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में करंट अफेयर्स में रहा है, वो है कि कौन से राज्य ने दुआरे सरकार अभियान लॉन्च किया। तो दुआरे सरकार अभियान जो है वो कोलकाता यानी कि जो पश्चिम बंगाल है उन्होंने लॉन्च किया है। तो उसका ब्रीद वाक्य यानी कि उसका स्लोगन क्या है, तो वो ये है, जार जेखाने दरकार आशाचे अपनार दुआरे सरकार, यानी कि गवर्नमेंट विल बी एट योर डोर स्टेप्स व्हेन एवर यू नीड इट। अब ये करा क्यों जा रहा है, तो अप्रैल 2021 में जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने वाला है, इसके लिए ये अभियान को चलाया गया है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है पीएनबी लॉन्चेस लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन। तो सीईओ ऑफ पीएनबी कौन है, यानी कि पीएनबी ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है, पीएनबी के सीईओ कौन है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जे वेंकटरमू, मल्लिकार्जुन राव, अमिताभ चौधरी और शशिधर जगदीशन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मल्लिकार्जुन राव। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर शशिधर जगदीशन दिख रहा है तो ये एचडीएफसी के सीईओ है। यहाँ पर अमिताभ चौधरी दिख रहा है तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक। इसका फॉर्मेशन हुआ था 12 अप्रैल 1894 को। किया किसने था, तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने इसका फॉर्मेशन किया था। इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है मल्लिकार्जुन राव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, तो इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो आज का यानी कि 8 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है एडीबी अप्रूव्स $190 मिलियन लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन विच सिटी ऑफ इंडिया। एडीबी ने शक्ति के उन्नयन के लिए किस शहर में 190 मिलियन ऋण वितरण को मंजूरी दी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कोच्चि, अयोध्या, वाराणसी और बेंगलुरु। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।